आज जो टॉपिक है जिसको जो कवर करेंगे हम सॉरी ये कनेक्ट नहीं हो पाया हमारा, एक मिनट। तो दो टॉपिक्स हैं इसमें आज के, वैसे थ्योरी ऑफ फेलियर्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स और वेल्डेड जॉइंट्स। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि हम कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया करेंगे। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ IES। तो शुरू करते हैं। बाय द वे, फर्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर्स subjected to fluctuating load with the same factor of safety yield the most conservative estimates when using। पूछा गया है कि इनमें जो हमारी तीन जो मेथड्स हैं, गर्बर पैराबोला या गर्बर रिलेशनशिप, सोडरबर्ग रिलेशनशिप और गुडमैन रिलेशनशिप में कौन सा सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है, जैसे सेफ है, सेफ डिजाइन सबसे ज्यादा किससे है। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस ये हम जानते हैं, तो ये जो सबसे बाहरी जो पैराबोला है जैसे गर्बर पैराबोला, ये सोडरबर्ग, ये गुडमैन लाइन। तो यहां देखिए हम देख पा रहे हैं इजीली कि गर्बर पैराबोला और सोडरबर्ग लाइन, जो गुडमैन लाइन है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस के करस्पेंडिंग होते हैं, जबकि आपकी सोडरबर्ग लाइन यील्ड स्ट्रेस के करस्पेंडिंग होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहां से देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 एक मार्क कर दें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और एक पॉइंट नंबर 4। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गर्बर पैराबोला पॉइंट नंबर 4, जो पॉइंट 4 है वो आपका, सॉरी पॉइंट 4 जो है पॉइंट 4 आपका फेलियर है, जबकि गर्बर पैराबोला के अकॉर्डिंग पॉइंट 3 जो है वो सेफ है, पॉइंट 2 भी सेफ है, पॉइंट 1 भी सेफ है। लेकिन गुडमैन लाइन कहती है कि पॉइंट 3 फेल है, जबकि आपकी सोडरबर्ग लाइन कहती है कि पॉइंट 2 भी फेल है, केवल पॉइंट 1 ही सेफ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सोडरबर्ग क्राइटेरिया है, सोडरबर्ग मेथड ऑफ डिजाइन है, वो सबसे ज्यादा सेफ है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज सोडरबर्ग। अब फिर यहां पर ये भी बात, क्वेश्चन ये कभी कभी आता है कि सोडरबर्ग और गुडमैन को फिर कब कब यूज करें, फिर गुडमैन की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऑलवेज जब सोडरबर्ग सेफ है तो सोडरबर्ग की स्टडी करते। तो देखिए उसके पीछे वजह ये है कि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ब्रिटिल मटेरियल्स का हमको यील्ड पॉइंट नहीं पता होता। ब्रिटिल मटेरियल्स का हमको यील्ड पॉइंट नहीं पता होता। यील्ड स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ, जो यील्ड स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मटेरियल्स के लिए हमें मालूम होती है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिल मटेरियल के लिए जब यील्ड स्ट्रेस मालूम ही नहीं होती तो हम उनके लिए सोडरबर्ग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फॉर ब्रिटिल मटेरियल वी नीड गुडमैन लाइन, फॉर ब्रिटिल मटेरियल। दैट इज ब्रिटिल मटेरियल की अगर डिजाइन करनी है देन वी यूज गुडमैन लाइन, अदरवाइज फॉर डक्टाइल मटेरियल, बाय द वे वी आर फ्री टू यूज सोडरबर्ग और गुडमैन, बट डक्टाइल मटेरियल्स के केस में हम, स्पेशली डक्टाइल मटेरियल्स के केस में हम सोडरबर्ग लाइन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज सोडरबर्ग क्राइटेरिया इज मोर सेफर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट इन सर्कुलर शाफ्ट
under pure bending is m. According to maximum principal stress theory of failure, permissible bending moment in the shaft is. कह रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट इन सर्कुलर शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्जन, अगर शाफ्ट में प्योर टॉर्जन है, टॉर्जन यानी टॉर्क लगा हुआ है, तो वो टॉर्क ही किसके इक्विवेलेंट है? बेंडिंग मोमेंट एम के इक्विवेलेंट है। शाफ्ट अंडर प्योर बेंडिंग, परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट इन सर्कुलर शाफ्ट अंडर प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग के तहत तो उसमें कितना लगा सकते हैं हम? मैक्सिमम एम। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट इन द शाफ्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू एम ही रहेगी। ठीक, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम जानते हैं एम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/2 एम प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक साहब, ये क्या है? प्योर बेंडिंग, तो टी की वैल्यू क्या है यहां पर? इसका मतलब 0, तो एम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 एम प्लस अंडर रूट के टी स्क्वायर की वैल्यू 0 प्लस एम स्क्वायर, इसके सॉल्व कर देंगे तो एम वैल्यू आ जाएगी। दैट इज राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ शाफ्ट मेड फ्रॉम, इफ एनीवन हैव एनी डाउट, तो बता सकते हैं। और देखिए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो यू में राइट द आंसर इन द कमेंट। तो जल्दी से बढ़कर के इस क्वेश्चन का आंसर जिनको आ रहा है वो कमेंट में बता सकते हैं, बताएं। इफ शाफ्ट मेड फ्रॉम डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलियर थ्योरी वुड गिव द मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट। अगेन यहां पर पूछा है कि कौन सी थ्योरी सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे सोडरबर्ग वाला क्वेश्चन था, कुछ इसी तरीके का है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है कि यहां पर ये नहीं पूछा है, यहां पूछा है कि कौन सी थ्योरी, यहां पर थ्योरी ऑफ फेलियर्स के बारे में पूछा है। तो जिसको आंसर समझ में आ रहा है, नितिन सोलंकी कह रहे हैं इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहना चाह रहे हैं वो इसमें आंसर। देखिए ये यहां पर थोड़ा ये कह रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल की बनी हुई है तो कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग लगी हुई है। यहां पर देखिए ये नहीं पूछा है, देखिए जो लोग आंसर बी दे रहे हैं यहां ये नहीं पूछा है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी यूज की जाती है। यहां पूछा ये गया है कि जनरली आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि लोग कहते हैं कि अगर दो थ्योरी है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहते हैं, दो थ्योरीज को आपने ये पढ़ा है ज्यादातर, एक होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अक्सर आप लोगों को ये बताया जाता है कि इन दोनों थ्योरीज में से डक्टाइल मटेरियल के लिए किस थ्योरी को यूज करते हैं, तो कहा जाता है कि साहब शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को। तो नितिन जो मुझे लग रहा है आंसर दे रहे हैं वो इस हिसाब से दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये आंसर भी सही नहीं है। फिर से और तो आगे देखते हैं। देखिए यहां इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली, तो यहां से देखिए इसको, देखिए ये थ्योरीज कुछ इसमें देखिए इस तरीके से डिजाइन की गई हैं। ये थ्योरीज जो है, जो यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इनके ग्राफ्स बनाए हुए हैं। तो जैसे देखिए सोडरबर्ग में आप लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा सेफ होगी वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहां पर। तो यहां देख रहे हैं, देखिए ये जो थ्योरी है आउटर में, ये सबसे लीस्ट सेफ है, जिसके लिए रोम्बस बना हुआ है, ये रोम्बस वाली थ्योरी सबसे लीस्ट सेफ है। ठीक है साहब, सबसे लीस्ट सेफ कौन सी है? जो रोम्बस है आउटवर्ड। और उसके बाद में देखिए ये एक थ्योरी है यहां पर, ये दिख रहे होंगे रैंकाइन थ्योरी, जिसके लिए ये स्क्वायर बना हुआ है, ये भी सेफ नहीं है बहुत ज्यादा।
रैंकाइन, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो यहां से देखने पर हमें सबसे जो आसानी से देखने को हमें मिल रही है थ्योरी, और क्लियरली देखिए इस डायग्राम में आपको यहां पर दिख पाएगी कि सबसे ज्यादा सेफ थ्योरी कौन सी है इसमें। यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए दिस वन इज द सेफेस्ट थ्योरी, और ये थ्योरी है हेग्स थ्योरी। हेग्स थ्योरी, हेग्स थ्योरी को ही कहते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी। क्या कहते हैं? मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी, मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी। यानी ये थ्योरी सबसे ज्यादा सेफ है। इसमें कौन सी? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दैट इज डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। जैसे यहां लिख रहा है, अब इस तरीके से देखते हैं, एरिया इज बाउंड बाय द कर्व इंक्रीजेस, तो उसकी सेफ्टी डिक्रीज होती जाएगी। फेलियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, डायमेंशन ऑफ द पार्ट डिक्रीजेस। ये इसका एक क्राइटेरिया है कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सेफ है। तो यहां पर देखिए कुछ थ्योरीज के नाम और कौन कौन से, कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है, तो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग यहां मैंने लिख दिया है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी कहते हैं इनका। देखिए क्वेश्चन आता है कि किस थ्योरी के लिए जो ग्राफ है उसकी शेप क्या होती है, तो वो भी अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट थ्योरी कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हम हेग्स थ्योरी कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हेग्स थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को हम कहते हैं वॉन मिसेस एंड हेनकी की थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को कहते हैं वॉन मिसेस एंड हेनकी थ्योरी, यस। एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को कहते हैं सेंट वेनांट थ्योरी। तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए कि कौन सी थ्योरी का किस साइंटिस्ट के बेस पर है। बिल्कुल जितिन भारद्वाज सही कह रहे हो तुम, एग्जैक्ट। ये मैं पहले ही अभी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ये कुछ थ्योरीज के इनके देखिए डायग्राम्स यहां बने हुए हैं। जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ये क्या है? स्क्वायर टाइप का, बिल्कुल स्क्वायर ग्राफ बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफ बनता है वो हेक्सागोनल टाइप का बनता है, हेक्सागोनल शेप है करीब करीब इसकी, ठीक। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या ऑक्टाहेड्रल थ्योरी, इसका ग्राफ कैसा बनता है? रोम्बस। शियर थ्योरी का ग्राफ कैसा बनता है? रोम्बस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसी को हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कह रहे थे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसका ग्राफ कैसा बनता है? एलिप्स। इसका ग्राफ कैसा है? एलिप्स है। तो ये भी याद करने की चीज है आपके लिए कि किस थ्योरी का ग्राफ किस तरीके का है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का ग्राफ स्क्वायर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हेक्सागोनल शेप है, शियर स्ट्रेस थ्योरी रोम्बस, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या है? ये डिस्कस भी किया जा चुका है पहले भी। बताइए इसका आंसर क्या है? If the size of standard specimen of fatigue testing machine increases, the endurance limit of the material will. करेक्ट, नितिन सोलंकी करेक्ट, जितिन भारद्वाज राइट आंसर, यस। देखिए है क्या कि अगर आप स्पेसिमेन का साइज बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज हैं या पॉइंट ऑफ फेलियर कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ फेलियर हैं, वो
इंक्रीज करते जाएंगे, सिंपल, इसका मतलब उनका फेल करने का चांसेस भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इस तरह से इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए क्या आंसर है इसका। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट of ductile material not so harmful as in brittle material, क्यों? बताएं। डक्टाइल मटेरियल के केस से इसमें लेस हार्मफुल है, रीजन बताएं, बताइए साहब। नितिन सोलंकी ए बता रहे हैं। देखिए ये डिस्कस किया था कि जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होती है, लोकल यील्डिंग हो जाती है, लोकल यील्डिंग। देखिए ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं लोकल यील्डिंग, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली कि साहब डक्टाइल मटेरियल्स में क्यों होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि उनमें लोकल यील्डिंग, यस ये वी आर डिस्कसिंग सेम क्वेश्चन, लोकल यील्डिंग हो जाती है। यानी देखिए अगर कहीं पर शार्प कॉर्नर वगैरह है, शार्प चेंज है फॉर एग्जांपल, तो डक्टाइल मटेरियल्स में लोकल यील्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अपने शेप को उसके अकॉर्डिंग, यानी कुछ इस तरीके से, जैसे यहां पर शार्प कॉर्नर है, इस तरीके से अपनी शेप को चेंज कर लेगा। यहां पर है तो यहां पर अपनी शेप को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेगा। यानी जो चैम्फरिंग और नोचिंग जो हमें करनी थी वो लोकल यील्डिंग की वजह से खुद ब खुद हो जाएगी, और इस तरीके से उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होगा। इस तरीके से आंसर ए इज द राइट आंसर। डक्टाइल मटेरियल्स में लोकल यील्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अगले ऑप्शन क्या है, डक्टाइल मटेरियल हैव लार्ज यंग्स मॉडुलस, गलत। पॉइजन रेशियो इज लार्ज, ये भी गलत। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। क्या आंसर है इसका, बताइए फटाफट। बताइए। देखिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, यही तो था। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट एनी पॉइंट अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस, इक्वल टू होता है 1 माइनस 2a अपॉन बी, 2a अपॉन बी। यहां पर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इसमें देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर जो आर्म होती है, इधर फोर्स लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये एक्स वाई एक्सिस है, तो उसको मानते हैं हम ए। क्लियर, उसको मानते हैं हम ए। यानी ये जो लेंथ है ये ए है, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल एक्सिस को, यानी इसको मानते हैं हम बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2a, और a अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है, 1 प्लस 2a, और a अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इक्वल टू 5। यानी इस केस में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर रहा हूं आपके लिए साहब, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप लोग प्लीज अब मुझे आंसर बताइए इसका सब लोग, कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है साहब, जो मैंने मार्क किया है, फोर्स की डायरेक्शन ये ना हो करके फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बताइए,
Please calculate the stress concentration for same diagram, but I change the direction of force from this direction to my assigned direction. बताइए अब आप लोग जल्दी से, अब आंसर क्या होगा? बताएं। जी बताएं कोई आंसर इसका सेकंड केस में। सबसे पहले नितिन कुमार सोलंकी ने आंसर दिया है, बी ऑप्शन कह रहे हैं वो, जबकि जितिन भारद्वाज कह रहे हैं 2, कंसंट्रेशन फैक्टर 2 कह रहे हैं वो। ऑप्शन अगर आपका इसमें मैच नहीं कर रहा हो तो आप जैसे इन्होंने जितिन भारद्वाज लिखा है 2, 3 या जो भी है, तो वो आंसर की वैल्यू लिखते हैं। अली किड्स कोई है वो भी 2 बता रहे हैं। देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि इस फॉर्मूले में ये जो ए और बी की वैल्यू है, ए अपॉन बी, ए कौन सी डायरेक्शन होती है? ए जो डायरेक्शन होती है, ए होती है फोर्स के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ध्यान रखने की चीज ये है, ऑलवेज इक्वेशन यही रहेगा, बस हमारे पास क्या होगा, ए इज परपेंडिकुलरिटी टू फोर्स और बी क्या होगी, पैरेलल टू दी फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग देखिए, कर लीजिए इसे कैलकुलेट, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। अब यहां पर ही इस इक्वेशन में कर लीजिए, क्या है 1 + 2। अब देखिए ए की जो वैल्यू है वो बी से 2 गुना है। अब देखिए यहां पर इसका मतलब ऊपर कौन सी चीज आएगी, परपेंडिकुलर टू फोर्स क्या हो गई, बी हो गई। यानी यहां पर इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, 2b अपॉन ए। ठीक है साहब, इक्वेशन हो जाएगा 2b अपॉन ए, सही है, इक्वल टू 1 + 2 इंटू बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, जब ए अपॉन बी की तो क्या हो गया आंसर 2। यस, अली किड्स और जितिन भारद्वाज, बाद में नितिन ने भी अपना ऑप्शन करेक्ट कर लिया, सही है, 2 इज राइट। यानी 2 इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका इस केस में आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से भी देखिए क्वेश्चन वेरी कर जाता है, सेम क्वेश्चन 2 तरीके से हमने कर लिया। गुड, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं। बताइए, बड़ा सादा क्वेश्चन है। डिसरप्टिव स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल कब? क्वेश्चन को समझिए, सादा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मेटल की डिसरप्टिव यानी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब होती है, ये पूछना चाह रहे हैं। मेटल की फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब होती है, ये पूछना चाह रहे हैं, बताएं। बताइए साहब। तो इसका आंसर है, लिख दूं क्या मैं ही सबसे पहले, इसका आंसर है साहब ए। देखिए ये सिंपल कॉमन फेनोमेना पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल आप सोच सकते हैं। ये कोई बॉडी है, पहले मैं 2D में ही बना दूं या 3D में, चलिए 3D में ही बात कर लेते हैं। ये कोई बॉडी है, देखिए साहब, अगर इस बॉडी को आप इस डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे, ठीक है ना, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी होती, सिंपल, इसको आप अगर इस डायरेक्शन में खींचते तो देखिए क्या होता, देखिए समझिए साहब, अगर इसको इस डायरेक्शन में खींचते तो क्या होता, इसकी लंबाई तो बढ़ जाती लेकिन डायमीटर इसका थोड़ा सा कम हो जाता। यही तो होता है साहब, यहां से ही समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, क्यों? अब अगर आपने एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन और खींचने पे लगा दिया तो दूसरा जो फोर्स है F2 वो क्या कहेगा कि भाई डायमीटर भी कम मत होने दो, क्यों? यही तो कहेगा। दूसरा कहेगा भाई
F1 इधर लगा हुआ था, वो इसका डायमीटर कम करने की कोशिश कर रहा था। F2 अगर और लगा दिया तो वो कह रहा है नहीं साहब मैं डायमीटर कम नहीं होने दूंगा, लंबाई कम करो। दोनों आपस में लड़ लिए नहीं लड़ लिए? इसका मतलब दूसरा फोर्स जो आपने लगाया डिफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोक रहा है। लेकिन अब दो फोर्स लगाए हैं सिमिलरली। अब देखिए इस पे आ जाइए क्यूबॉइड पर, F1 इधर लगाया, F2 इधर लगाया, ये दोनों दो डायरेक्शन बची हुई, ये डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन डिफॉर्मेशन कर रहा होगा। इधर लगा दिया तो ये अपनी डायरेक्शन के अपोज को रोकने लगा। अभी एक फेज और तो है, ये वाला फेज, इसको और लगा देंगे F3 को, तो ये अपनी डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा। इस तरीके से कहते हैं कि जब तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तीनों फेसेस पर यानी लगी होंगी, यानी एक दूसरे के राइट एंगल पर लगी होंगी, तो बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगी। यानी एक दूसरे के राइट एंगल पर जब तीनों स्ट्रेसेस लगी होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगी, और उसको डिस्टर्ब करना यानी उसको ब्रेक करना सबसे टफ होगा, सबसे मुश्किल होगा। क्लियर आई थिंक। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, बताइए इसका आंसर। बताएं इसका आंसर, बताएं सब लोग तेजी से। बताया किसी ने? देखिए साहब, इसका सिंपल आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो एसएन डायग्राम होता है, एसएन जो कर्व होता है, क्या होता है साहब ये बताइए फटाफट। एसएन कर्व नंबर ऑफ साइकिल्स और इंड्योरेंस लिमिट के बीच में, ये इधर बाय द वे होती तो क्या है स्ट्रेस, और अल्टीमेटली कहां से ड्रॉ करते हैं इंड्योरेंस लिमिट पे से ड्रॉ करने का शुरू करते हैं। और होती तो इधर नंबर ऑफ साइकिल है, लेकिन होती किसमें वो लॉग। अब वो होती कैसे है कि अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ साइकिल 10 है तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, log 1000 की वैल्यू 3। इसलिए इस एक्सिस पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो कर्व हो गया वो क्या हो जाएगा साहब, देखिए यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ज्वाइनिंग दी SUT एट 0 साइकिल एंड SE एट 10⁻⁶ साइकिल बाय स्ट्रेट लाइन ऑन log S एंड log N। चलिए देखते हैं, 0 साइकिल जो कह दिया ये इसने जो है सही नहीं कहा। ज्वाइनिंग द 0.9 अल्टीमेट स्ट्रेस एट 1000 साइकिल and endurance stress at 10th cycle by straight line on log S and log N ग्राफ। ये कहीं तक सही सा लग रहा है, लेकिन आगे और देखते हैं कोई और अच्छा हो। joining the 0.9 cycle and SE at within cycle by straight line और SN ग्राफ, SN ग्राफ नहीं है, ये गलत बात है। तो कहलाता, देखिए ध्यान दीजिए, ये कहलाता ये SN ग्राफ है, कहलाता ये SN ग्राफ है, लेकिन यहां पर x एक्सिस पर क्या होता है log N। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डी ज्वाइनिंग SUT साइकिल बाय स्ट्रेट लाइन ऑन, ये भी सही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही बचा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज्वाइनिंग दी 0.9 S अल्टीमेट एट 1000 साइकिल एंड एंड्योरेंस लिमिट एट 10⁻⁶ साइकिल,
यानी देखा होगा आपने, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से ये बन करके आता है, ये इस तरीके से बन करके कुछ आता है। 10⁻⁶ वाला यहाँ आ गया, ये 10⁻3, ये इस तरीके से ग्राफ बन करके आता है। क्लियर? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी को किसने इन्वेंट किया? सिंपल क्वेश्चन है। Who postulated the maximum distortion energy theory? Who postulated the maximum distortion energy theory? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को किसने इन्वेंट किया? बताएं साहब। Who postulated the maximum distortion energy theory? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो मैंने अभी पहले भी आपको दिखाया था, उसे कहते हैं वॉन मिसेस एंड हेनकी थ्योरी। वॉन मिसेस एंड हेनकी थ्योरी। राइट आंसर इज डी, वॉन मिसेस एंड हेनकी थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फटीग स्ट्रेंथ ऑफ a rod subjected to cycles axial force is less than a rotating beam, the same dimension subjected to steady lateral force, what is the reason? ये क्वेश्चन कुछ इनसफिशियंट सा है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इस पर नंबर भी जाने पड़ा हुआ है, इसको पढ़ाते हैं आगे। ये इनसफिशियंट क्वेश्चन लग रहा है हमें, कुछ टाइपो मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, अ रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग अ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसवर्स लोड इज सब्जेक्टेड टू। रोटेटिंग शाफ्ट पर एक यूनिडायरेक्शनल, यानी कोई ये शाफ्ट है, ये आप लोगों को मालूम होगा सबको, इस पर कोई लोड लगा हुआ है W, ये रोटेट कर रही है। तो आप भी जानते हैं कि जो ए सेक्शन अभी या दूसरा बी सेक्शन है, जो ए सेक्शन पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस पर था, ये टेंसाइल पर था। हाफ रोटेशन के बाद कंप्रेशन टेंसाइल और टेंसाइल कंप्रेशन में तो क्या हो जाएगी, ये वेरिएबल तो स्ट्रेस है, लेकिन वेरिएबल कौन सी? वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है साहब, वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज कल के कंपेयर में काफी स्मूथली हम चल रहे हैं। कल हुआ ये था कि एकदम से उस वक्त जाहिर सी बात है रोजे के तुरंत बाद पॉसिबिलिटी नहीं होती है चीजों को करने की, तो उस वक्त पूरे तरीके से माइंड ड्रेन रहता है। अभी भी पूरी तरीके से 100% इफिशिएंट तो नहीं कह सकते, बट कह सकते हैं कि 70 to 80% इफिशियंसी फिलहाल रिटेन्ड है माइंड की। पानी भी मंगवाना पड़ेगा, देखो पानी की बोतल भी एक मैंने फिनिश कर दी आपके सामने। पानी मंगवाना पड़ेगा, पानी भी, तो पानी की वजह से भी काफी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड बियरिंग, द वैल्यू ऑफ परमिसिबल बियरिंग प्रेशर टू बी यूज्ड। क्या कह रहे हैं कि जो कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन और कनेक्ट, उसको जो आपको क्रैंक को जो कनेक्ट करती है, पिस्टन और क्रैंक को जो कनेक्ट करती है, उसका स्मॉल एंड और जो बिग एंड, दो एंड होते हैं उसमें दो एंड होते हैं, एक स्मॉलर एंड होता है, एक बिगर एंड होता है। तो उसके बारे में ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बताइए साहब क्या कह रहे हैं। पर वैल्यू ऑफ परमिसिबल बियरिंग प्रेशर टू बी यूज्ड इज,
ठीक, लेस देन दैट यूज फॉर बिग एंड बियरिंग, मोर देन दैट यूज फॉर बिग एंड बियरिंग। अब आप लोग देखिए खुद से, जो देखिए जो लोड लग रहा है इसमें एफ, वो तो सेम है। अब देखिए इस स्मॉलर बियरिंग का एरिया कम है, इसका एरिया मोर है, तो आप खुद सोचिए कि स्ट्रेस किसमें ज्यादा डेवलप हो रही होगी, बियरिंग स्ट्रेस। ऑब्वियस बात है, बियरिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा डेवलप किसमें हो रही होगी, बियरिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा डेवलप हो रही होगी स्मॉलर बियरिंग में। स्मॉलर बियरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा स्ट्रेस, यानी कह सकते हैं कि मोर स्ट्रेस होगी स्मॉलर बियरिंग में, दैट यूज फॉर बिग एंड बियरिंग। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बताइए। ये अली किड्स और आतिफ डी दे रहे हैं, नितिन कुमार भी डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। ये डी किस, कौन सा आंसर दे रहे हैं, डी किस क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं प्लीज? मुझे लग रहा है कि अब सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे डी, तो पिछला भी क्लियर कर दिया है मैंने। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके बनाएंगे, जिससे कि आप लोग से अगर कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन नंबर भी आप लोग बता पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। जिसका आंसर सही होगा उसे हो सकता है कि कुछ स्पेशल गिफ्ट मिले, जो सबसे पहले आंसर देगा। बताइए साहब। मैक्सिमम shear stress developed on the surface of solid circular shaft under pure torsion is 240 MPa. If the shaft diameter is double, then what is the maximum shear stress developed corresponding to same torque? अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सब लोग, जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए साहब, चलिए हम ही सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्व कर लेंगे वो आंसर यहां दे देंगे तो उन्हें मिल जाएगा। देखिए कह रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है किसी केस में, वो कितनी डेवलप हो रही है, 240 MPa। ठीक है साहब। अब दूसरा केस कह रहे हैं कि शाफ्ट का डायमीटर, अगर इस केस में डायमीटर कितना था, फॉर एग्जांपल मान के चलें d। दूसरा केस क्या कह रहे हैं कि दूसरे केस में शाफ्ट का डायमीटर 2d कर दिया गया है, तो टाउ पूछ रहे हैं कि अब टाउ क्या हुआ होगा। ठीक है साहब, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि दोनों केसेस में टॉर्क सेम है। यही तो चीज उन्होंने कही, दोनों केसेस में टॉर्क की वैल्यू सेम कह दी उन्होंने। अब हम जानते हैं टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए यही करते हैं पहले। टॉर्क इक्वल टू होता है पाई डी की क्यू बाई 16 इंटू टाउ 1, पहला केस। दूसरा केस में टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई
यहां पे क्या हो जाएगी, डायमीटर 2d की क्यूब बाई 16 अपॉन टाउ 2। दोनों टॉर्क सेम है तो सेम रख दिए साहब, पाई डी की क्यू। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा टफ है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। इनटू टाउ 1। आतिफ ने आंसर दिया है सबसे पहले, देखते हैं इनका सही है कि गलत है, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। टाउ 1 इक्वल टू पाई 2d की क्यू बाई 16 इंटू टाउ 2। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, ठीक। तो देखिए टाउ 2 इक्वल टू क्या हो गया, टाउ 2 इक्वल टू हो गया टाउ 1 अपॉन 8 इक्वल टू 240 अपॉन 8, दैट इज 30 MPa। गुड, वेरी गुड। आंसर गिवन बाय आतिफ इज राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में, छोटे जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जेई के, अबू व्लॉग्स ने भी सही आंसर दिया है। अभी इनके पास वहां पर विजिबिलिटी नहीं हुई है, मुझे यहाँ दिख रहा है। अबू व्लॉग्स का भी आंसर सही था, मेरे सॉल्व करने के साथ ही करीब करीब उनका आंसर आ गया है। ठीक, चलिए, लेकिन आतिफ विनर है, अभी के विनर है आतिफ। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब इज प्रेस फिटेड ऑन अ शाफ्ट। हब, देखिए कोई भी जो शाफ्ट होती है तो शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट किसी जिसमें जिस भी होल में इंसर्ट की जाती है, इस होल को कहते हैं हब। कुछ लोगों को अगर आइडिया नहीं हो, या अक्सर शाफ्ट पर पुली माउंट होती है। ये पुली है फॉर एग्जांपल, अगर दिस इज अवर पुली फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारी पुली है फॉर एग्जांपल, ये पुली है, तो पुली में जो होल होता है जिसमें शाफ्ट इंसर्ट होनी है, यहां पर इसको कहते हैं हब, हब ऑफ द पुली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। An element in the hub is subjected to radial compressive stress 50 Newton meter square and hoop stress 75 Newton meter square. If the hub is made of 30 C8 steel with yield strength इतना, what is the factor of safety using maximum shear stress theory? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का यूज करके ये बता रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है साहब आपको। चलिए साहब, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। इन चीजों को मैं यहां से डिलीट मार देता हूं। अब चलिए, सिर्फ शाफ्ट का हब बना छोड़ देता हूं। ठीक है साहब, करिए। देखिए शाफ्ट का हब है जब इसमें, तो देखिए दो स्ट्रेसेस इसमें लग रही हैं। एक स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस इक्वल टू कितनी है, 75 न्यू। ठीक है, इसको हम एमपीए भी कह सकते हैं डायरेक्टली, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को। और रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर वो कितनी है, 50 एमपीए। अब देखिए रेडियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से आप इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लीजिए। और देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला टाउ इक्वल टू होता है सिग्मा, टाउ मैक्स इक्वल टू होता है सिग्मा एच माइनस सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 2। जिन लोगों को नहीं याद है तो इस फॉर्मूले को याद रख लें कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगी, हुप स्ट्रेस माइनस रेडियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, रेडियल जो स्ट्रेस होती है वो कंप्रेसिव इन नेचर में होती है, तो रेडियल की डायरेक्शन में लग रही होगी इस तरीके से।
जो हब है वो उसको इस तरीके से एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा होगा, इसका मतलब रेडियल स्ट्रेस जो होगी वो कंप्रेसिव इन नेचर होगी। तो कितना आ जाएगी 50 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई आपकी शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर। अब देखिए इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस कितनी दी हुई है साहब, 350, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग शियर यील्डिंग कितनी होती है, हम जानते हैं शियर यील्डिंग होती है 0.5 इंटू यील्डिंग। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, वो शियर के केस में निकालना है, यानी टाउ यील्ड अपॉन आपकी टाउ मैक्स। इसका मतलब कितना हुआ 0.5 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 125 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5 इंटू 350 इंटू 2 अपॉन 125। तो देखिए ये क्या हो गया 350 अपॉन 125, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये करीब करीब आ जाएगा 2.8, ये आ जाएगा 2.8, दैट इज आंसर ए इज करेक्ट। देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, अक्सर अगर कुछ लोग यहां तक भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट 350 को डिवाइड कर देंगे 125 बाई 2 से, वो गलत हो जाएगा। ये तो यील्ड स्ट्रेस दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग टाउ यील्ड क्या होती है हम जानते हैं 1/2 इंटू टेंसाइल यील्ड, ये होती है। क्योंकि ये क्या है, ये 30C का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कंटेंट 3% है, दैट इज ये एक माइल्ड स्टील है। ये कौन सी स्टील है, माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील के लिए हम जानते हैं टाउ यील्ड इक्वल टू होता है 0.5 इंटू दिस। यस लिख करके बताएं सभी लोग, अगर ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया तो। इसमें ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा एच माइनस सिग्मा आर, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आईईएस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनकी रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अक्सर रिपीट होते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिपीट होते हैं और किसी में भी रिपीट होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ साहब ये कोई कहे कि नहीं साहब ये सिर्फ जेई लेवल के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इवन आईईएस में भी खुद में इनकी रिपीटेबिलिटी है, रिपीट हुए हैं। आपके जो स्टेट के जैसे यूपी स्टेट का एई का एग्जाम है उसमें तो बहुत ही ज्यादा इनकी रिपीटेबिलिटी है। उसके अलावा जैसे कुछ लोग एएमयू बीई में बहुत ज्यादा रिपीटेबिलिटी है, एसएससी जेई एग्जाम्स में, या और स्टेट के जो जेई या एई के एग्जाम्स हैं उनमें इनकी रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं टाउ में आपने ऐड कर दिया माइनस लिख करके। देखिए पीछे वाली स्लाइड पे मैं जाता हूं, देखिए मैंने क्या बताया, रेडियल स्ट्रेस नेगेटिव होती है, रेडियल स्ट्रेस नेगेटिव होती है, तो यहां माइनस लिखा है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, इसको मैं एक बार मिटा करके यहां लिख देता हूं, फिर से कंफ्यूज मत करिए। देखिए इस फॉर्मूले को फिर से लिखता हूं उसी सीक्वेंस खाली आगे पीछे हो गया तो इसीलिए हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज कर गए हो। क्या होगा, सिग्मा एच कितना है 75 माइनस माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये है एक्चुअली, क्योंकि रेडियल स्ट्रेस नेगेटिव में होती है। ठीक है आतिफ, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आतिफ के लिए, क्योंकि रेडियल स्ट्रेस नेगेटिव में होती है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड, यानी इतनी परमिट कर रहे हैं, कितनी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम परमिट कर रहे हैं। द फिलेट वेल्ड हैज इक्वल लेग लेंथ, यानी उसकी जो लेग लेंथ है वो जाहिर सी बात है वो इक्वल होंगी प्लेट थिकनेस, और वो कितनी है लेग लेंथ कितनी है, L इक्वल टू
वो कितना है आपका, अगर हम कहें टी कह दें इसे, टी इक्वल टू कितना है 15 mm। दूसरी चीज, द अलाउड शेयरिंग लोड पर सेंटीमीटर लेंथ, देखिए ध्यान देने की चीज है, अलाउड लोड किस पे पूछा है, पर सेंटीमीटर लेंथ, ठीक। फिलेट वेल्ड है। अब फिलेट वेल्ड तो देखिए कुछ इस तरीके से होती है, आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, इसमें फॉर एग्जांपल इस चीज को अटैच किया गया है, ये लेंथ है इसकी, इधर भी लेंथ होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पर लेंथ, और लेंथ भी कितनी कह दी, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का मतलब 10 mm। देखिए साहब लेंथ कितनी कह दी है, पर सेंटीमीटर, और पर सेंटीमीटर बोले तो 10 mm, यानी 10 mm लेंथ की वेल्ड की कितनी लोड झेलेगी, सिंपल ऐसे क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम जानते हैं स्ट्रेंथ या लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियर्ड बाय वेल्ड क्या होता है, F इक्वल टू, देखिए साहब क्या होता है, पहले वेल्ड एरिया निकालेंगे। वेल्ड एरिया कैसे निकालते हैं, वेल्ड एरिया निकालते हैं 1/√2 इंटू वेल्ड लेग टी इंटू वेल्ड लेंथ, ये होता है वेल्ड एरिया, कुछ लोग जो जानते हैं, इंटू वेल्ड में लगने वाली स्ट्रेस, दैट इज शीयर स्ट्रेस, ठीक। तो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा 0.707 इंटू टी इंटू एल इंटू टाउ। अब देखिए एल की वैल्यू क्या है यहां पर सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर, रख दीजिए साहब 0.707, टी की वैल्यू आपको मालूम है 15 mm इंटू लेग कितनी है 10 इंटू टाउ की वैल्यू यहां दे रखी है, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख देता हूं फिर से मैं, यानी जो स्ट्रेंथ हो गई, फोर्स हो गया 0.707 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर दीजिए फट से, इसको सॉल्व करेंगे इसको आप, तो देखिए 10 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000, और 0.707 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 10⁻3, ये आ जाएगा आपका 10.6 किलो न्यूटन, 10.6 किलो न्यूटन, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको भी बताएं जो लोग कमेंट करके, जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको भी पूछ सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम से, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सब में ये रिपीट होते हैं। आई थिंक क्लियर है, आगे बढ़े सब लोग। गुड, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉर बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द शैंक डायमीटर इज मेड इक्वल टू, ये कई बार आप लोग बता चुके हैं कि कब होता है, जब जो उसका जो उसकी जो रूट डायमीटर है, ये कहते हैं रूट डायमीटर, ठीक है, रूट डायमीटर उसका, यानी जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स का रूट डायमीटर के बराबर क्या कर दिया जाए, बोल्ट का शैंक डायमीटर कर दिया जाए, बोल्ट का शैंक डायमीटर कर दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं, पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, नॉमिनल ये माइनर है एक्चुअली यहाँ पर साहब, ये रूट डायमीटर को हम क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर, रूट डायमीटर को हम क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर।
तो माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड को ही हम रूट डायमीटर कहते हैं या माइनर डायमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं सब लोग। इसके बाद में कल डिस्कस करेंगे, आज मुझे लग रहा है अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे, 18-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक साथ एनर्जी नहीं पुट करते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे इस टाइम पीरियड को। और ऐसा नहीं है कि 10-11 तारीख के बाद में टाइम को पीछे भी ले आएंगे, थोड़ा सा हम भी फ्री हो जाया करेंगे, फिर 9:30 बजे तक फ्री हो जाया करेंगे। तो देखिए रिजिड प्लेट्स, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिजिड प्लेट्स कह रहे हैं आर क्लैम्प्ड बाय मींस ऑफ बोल्ट्स एंड नट विद एन इनिशियल फोर्स एन। यानी देखिए दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है, एक देखिए कोई दूसरी प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट एंड नट। ये जुड़ी हुई है दोनों। ये कह रहे हैं कि इनमें जो ये जो बोल्ट और नट कैसा फोर्स लगा रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ ऐसे कंप्रेसिव फोर्स ही तो लगा रहा होगा, यानी इस पर कैसा फोर्स लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स एन लगा हुआ है। समझ लीजिए इसको। जब टाइटनिंग कर दिया, टाइटनिंग करने से कितना फोर्स लग रहा है, एन। टाइटनिंग करने के बाद एक उस पर फोर्स लगा दिया पी, ऊपर की तरफ पी। पी फोर्स ऊपर को सेपरेट करने के लिए लगा दिया। किस पर लगाया, लोअर प्लेट पर, which in turn acts on the nut. The tension in the bolt will be, बोल्ट में टेंशन क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है, ध्यान देने की चीज है। देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसे आ चुका है, क्या है, कह रहे हैं कि अगर P लेस देन N है। देखिए दो बार ये क्वेश्चन आता है दो तरीके से। अगर P लेस देन N है, ध्यान दीजिए, तो इसमें बोल्ट में टेंशन की वैल्यू रहेगी N, और अगर P ग्रेटर देन N होता तो सिंपली बोल्ट में टेंशन की वैल्यू होती P। क्लियर। अब बताइए यहां पर एंड करने की इरादा है हमारा, क्या एंड करें। ठीक है, अब एंड करते हैं, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह वही 10:30 बजे। और एनर्जी के साथ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ चीजें पता चल रही हैं कि क्या चीजों में क्या गड़बड़ है, क्या गलती होती है, कहां पर किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है। पेन टैब पर भी हाथ अच्छा चलना शुरू हो गया है धीरे धीरे, तो और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एनर्जी के साथ। तो कल मुलाकात होती है। ठीक है, ओके।